हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पृथ्वीराज स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 12 के एनसीईआरटी सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के 2 अंकीय प्रश्न उत्तर को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के क्या उद्देश्य है। तो इसको बनाने के जो उद्देश्य है वो पहला है कि अपने क्षेत्रों में ऐतिहासिक दुश्मनी व कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढना। वहाँ की ऐतिहासिक जो क्षेत्र है, दुश्मनी है किसी से, या जो वहाँ की कमजोरियाँ हैं उसको अपने क्षेत्र के स्तर पर नए समाधानों को ढूंढना भी इसका उद्देश्य है। दूसरा है अपने क्षेत्रों में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की नई आर्थिक नीति के 2 विपरीत प्रभाव बताइए। तो 2 जो विपरीत प्रभाव इसके पड़े हैं, एक तो बेरोजगारी में वृद्धि और दूसरा गांव और शहर के लोगों की आय में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे के विषय में संक्षिप्त विवरण दीजिए। जो यूरोपीय संघ का झंडा है, एक तो सोने के रंग के सितारों का वृत्त जो यूरोपीय संघ की एकता को दर्शाता है, और दूसरा 12 सितारे वहाँ इस संख्या को पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान के झंडे के विषय में बताइए। आसियान का झंडा जो है, एक तो इसके प्रतीक चिन्ह में जो है धान की 10 बालियाँ दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को दर्शाती हैं जो आपस में मित्रता व एकता के धागे में बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य बताइए। तो यूरोपीय संघ के जो 4 उद्देश्य हैं, एक तो शांति स्थापित करने के उद्देश्य से साझी सुरक्षा व विदेश नीति बनाना। दूसरा है व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का आवागमन। तीसरा है यूरोपीय सदस्य देशों की कृषि और उद्योग धंधों का विकास। और चौथा है पर्यावरण सुधार। ये यूरोपीय संघ के 4 उद्देश्य हैं। क्षेत्रीय संगठनों पर भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव होता है। किसी भी जगह की भौगोलिक परिस्थितियां जो हैं एक जैसी नहीं होती हैं, तो जो क्षेत्रीय संगठन है उनका जो है भौगोलिक निकटता का क्या प्रभाव उस पर पड़ता है। पहला तो क्षेत्रीय संगठन मजबूत होता है। दूसरा, समस्याएं एक समान होती है। द्वितीय विश्व युद्ध व उपनिवेश का सामना जब इन्होंने किया था तो इनकी समस्याएं एक समान ही थी। गरीबी, राष्ट्र निर्माण और आर्थिक पिछड़ापन समस्याओं का मिलकर सामना करना, ये जो है क्षेत्रीय संगठनों पर आर्थिक निकटता का प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान शैली क्या है। आसियान शैली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आता है। आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है। जब क्षेत्रीय संगठन बनाए गए तो इनके उद्देश्य क्या थे। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है क्षेत्रीय देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना। दूसरा है क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति व सांस्कृतिक विकास लाना। तीसरा, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। चौथा, अन्य देशों के साथ सहयोग करना। और पांचवा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। छठवां, एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपसी विश्वास, समझबूझ व सहृदयता विकसित करना। सातवां है अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। आसियान विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है। दूसरा, हनोई कार्य योजना के तहत क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण, व्यापारिक उदारीकरण व वित्तीय सहयोग की वृद्धि के लिए विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए। तीसरा, आसियान विजन 2020 के तहत एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय बनाने की भी इसमें संकल्पनाएं की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं। तो आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकरावों को दूर करता है। दूसरा, आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। आज चीनी जो अर्थव्यवस्था है नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह से अलग है। ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेश पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्च दर को प्राप्त करना है और चीन ने वर्तमान समय में बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था को अपनाया है। चीन ने शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग से अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारों उन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन लिए हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह यूरोपीय देशों ने युद्ध के बाद की अपनी परेशानियां सुलझाई। संक्षेप में उन कदमों की चर्चा कीजिए जिनसे होते हुए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय देशों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात आपसी बातचीत, सहयोग एवं परस्पर विश्वासों के आधार पर अपनी परेशानियों को दूर किया। यूरोपीय देशों ने अपने आर्थिक विकास के लिए 1948 में मार्शल योजना के अधीन यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की। राजनीतिक सहयोग के लिए यूरोपीय देशों ने 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की और 1957 में इन देशों ने आर्थिक समुदाय EEC, इसका शॉर्ट फॉर्म है, की स्थापना की। यूरोपीय संघ को क्या चीज़ें एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं, इसके विषय में है कि यूरोपीय संघ को निम्नलिखित चीज़ें उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। पहला है कि यूरोपीय संघ यूरोपीय देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। यूरोपीय संघ का अपना झंडा, अपना गान, स्थापना दिवस तथा अपनी मुद्रा है जो इसे शक्तिशाली स्थिति प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ का विश्व राजनीति में आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक महत्व बहुत अधिक है। चौथा है यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है तथा सभी तत्व यूरोपीय संघ को प्रभावी क्षेत्र व प्रभावशाली संगठन बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान करें और बताएं कि बृहद सहयोग के लिए इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव दीजिए। भारत और चीन दो पड़ोसी देश हैं, आप अच्छे से जानते हैं, और दोनों देशों के मध्य ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो दोनों देशों के संबंधों में तनाव भी पैदा करते हैं। सबसे पहला तो सीमा विवाद है। भारत चीन के बीच सबसे तनावपूर्ण मुद्दा जो है सीमा विवाद है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और उस समय चीन ने बहुत से भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था जिसे चीन आज भी अपना क्षेत्र बताता है। दूसरी जो चीज़ है इसमें वो है मैकमोहन रेखा, जो कि भारत और चीन की सीमा का निर्धारण करती है। मैकमोहन रेखा वह रेखा है जो भारत तथा चीन के क्षेत्रों की सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत तथा चीन व तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा क्या की गई थी, एक सम्मेलन के द्वारा निश्चित की गई थी। 1956 तक चीन ने मैकमोहन रेखा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, किंतु 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा संबंधी अपनी आपत्ति प्रकट करना आरंभ कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है। तीसरा है चीन का पाकिस्तान को हथियारों की पूर्ति करना। चीन ने सदैव पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति की है जिनका प्रयोग पाकिस्तान भारत के विरुद्ध करता है। इसके लिए भारत ने कई बार चीन से अपना विरुद्ध जताया है। चौथा है भारत द्वारा दलाई लामा को समर्थन देना। चीन को सदैव इस बात पर आपत्ति रही है कि भारत दलाई लामा का समर्थन करता है। भारत और चीन के सहयोग के लिए सर्वप्रथम सीमा विवाद को सुलझाना चाहिए। दोनों देशों को इस प्रकार का रास्ता निकालना चाहिए जो दोनों देशों को मंजूर हो। चीन को मैकमोहन रेखा के विषय में भारत से सहयोग करना चाहिए। चीन द्वारा पाकिस्तान को की गई हथियारों की आपूर्ति भारत चीन संबंधों में तनाव पैदा करती है, अतः चीन को पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति के समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। दलाई लामा के विषय पर भी दोनों देशों को बातचीत द्वारा सर्वमान्य उपाय निकालना चाहिए। इन सभी उपायों द्वारा ही इन क्षेत्रों का विकास हो सकता है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड
शेयर। थैंक यू।